मिस्र की शक्तिशाली और प्रभावशाली महिलाओं में से एक रही क्लियोपैट्रा की जीवन यात्रा जितनी साहसिक रही, मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी। अपने जीवन काल के 21 वर्षों के शासनकाल में क्लियोपैट्रा ने वो तमाम कोशिशें की जिससे एक महिला के तौर पर उनका शासन बरकरार रहता। क्लियोपैट्रा फ़ैरोह थी और प्टोलेमी वंश से ताल्लुक़ रखती थी। एक महिला के तौर पर शासन करना और अपनी शख्सियत को एक लंबे समय तक टिकाए रखना कोई आसान बात नहीं। जनमानस के बीच पकड़ बनाने के लिए क्लियोपैट्रा ने मिस्र की भाषा को सीखा और राजकाज में मिस्र की भाषा को लागू किया, जिससे सूचना का प्रसार काफ़ी तेज़ी से होने लगा। वह खुद को मिस्र की देवी का अवतार मानती थी। मिस्र में चल अचल संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही थी, जिसमें बेटियों को पिता की चल संपत्ति में अधिकार मिलता था। परंतु संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद या झगड़ा उत्पन्न ना हो, इसके लिए पिता द्वारा आपस में ही बेटे और बेटियों की शादी करा दी जाती थी। क्लियोपैट्रा का विवाह भी मिस्र की परंपरा के अनुसार अपने ही भाइयों के साथ हुआ। क्लियोपैट्रा अपनी स्थिति को कमज़ोर कतई नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए सत्ता की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने सौंदर्य और वासना से कई राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी षड्यंत्रकारी और कूटनीतिक नीतियों का शिकार बनाया और पूरे मिस्र पर राज करने और सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने मोहपाश का इस्तेमाल किया। इतिहासकार मानते हैं कि वो इतनी सुंदर और यौवन की देवी और कामुक रानी थी कि कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता था। एक बार जो उनको देख ले, उनके रंग रूप पर मोहित हो जाता था और इसी का फ़ायदा उठाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र में अपना राज हासिल किया। क्योंकि जब उनकी शादी मिस्र की प्रथा के अनुसार उनके ही छोटे भाई प्टोलेमी दियोनिसिस के साथ हुआ, तो प्टोलेमी ने राजपाट धोखे से हथिया लिया, जिसके कारण क्लियोपैट्रा को वहाँ से भागना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। इसी बीच उनकी मुलाकात रोमन साम्राज्य के जनरल जूलियस सीजर से हुई। जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा की खूबसूरती, यौवन से परिपूर्ण स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर महिला और उसकी मदहोश और नशीली आंखों को देखकर उस पर मोहित हो पड़ा और उसके तन बदन में क्लियोपैट्रा को पाने की एक आग सी भड़क उठी। वह क्लियोपैट्रा के जाल में बुरी तरह से फंस गया था और क्लियोपैट्रा के लिए भी यह समय बहुत ही सटीक और उपयुक्त था। उसे खुद रोमन साम्राज्य के एक बहादुर और साहसी सैनिक का सहारा जो मिल गया था। उसने जूलियस के साथ एक संधि की, जिसके तहत उसने मिस्र की राजगद्दी पाने की इच्छा जाहिर की, जिसे जूलियस ठुकरा न सके, और जूलियस ने प्टोलेमी पर हमला कर दिया, जिसमें प्टोलेमी मारा गया और क्लियोपैट्रा मिस्र की राजगद्दी पर आसीन हो गई। परंतु एकाधिकार की इस लड़ाई में उसने अपने छोटे भाई, जो कि मिस्र की प्राचीन परंपरा के अनुसार उसका भावी पति का हकदार था, को विषैला पदार्थ देकर मरवा दिया और साथ ही अपनी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी। इधर रोम में इस बात का विरोध होने लगा कि जूलियस और क्लियोपैट्रा के बीच संबंध ठीक नहीं है। इससे उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि मिस्र का राजपाट एक रानी के हाथ में देखकर सबके मन में ईर्ष्या और जलन की भावना आ गई थी। और इधर जूलियस क्लियोपैट्रा से अक्सर मिलने आया करते थे और उनकी इन मुलाकातों से क्लियोपैट्रा को एक संतान हुई, जिसे रोम की जनता ने नकार दिया। परंतु क्लियोपैट्रा को यह बात कतई नागवार गुजरी और वो जूलियस सीजर और उससे पैदा हुई संतान को रोम साम्राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में एक हक दिलाना चाहती थी। इसके लिए उसने जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथनी को अपने मोहपास में फंसा लिया और एक साथ सर्दियों का एक लंबा समय व्यतीत किया और एंथोनी से उसने 3 संतानों को जन्म दिया। इस पर उन्होंने रोमन साम्राज्य को हड़पने की एक नीति बनाई और उन्होंने जूलियस सीजर की हत्या कर दी। रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे जीत पाना असंभव था और दोनों को ऑक्टेवियन, जो कि एक रोमन साम्राज्य का वारिस था, की बड़ी फौजों से बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस पराजय के कारण मिस्र पर रोमन साम्राज्य का खतरा मंडराने लगा और एंथोनी भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। क्लियोपैट्रा जितनी कामुक और सुंदर थी, उतनी ही बुद्धि से तेज, चालाक और कूटनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने ऑक्टेवियन के साथ संधि कर ली और ऑक्टेवियन के कहने पर एंथोनी की हत्या करने को राजी हो गई और एंथोनी की हत्या करके ऑक्टेवियन को भी अपने जाल में फंसाकर मिस्र और रोम दोनों में कब्जा करना चाहती थी।
परंतु इस बार उसकी यह चाल कामयाब न हो सकी और क्लियोपैट्रा की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। इतिहास में उनकी यह मौत उनके साथ ही दफन हो गई। इस पर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीकों से उनकी मौत का वर्णन करते हैं, परंतु उन सब में कॉमन एक चीज़ है और वो यह है कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु जहर से हुई। बहुत से इतिहासकार इस बात का भी खंडन करते हैं कि क्लियोपैट्रा सुंदर थी। उनका मानना है कि क्लियोपैट्रा आधी अफ्रीकी मूल की थी। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि क्लियोपैट्रा रोज नहाने के लिए गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उनका यौवन बरकरार रहता था और उनकी स्किन सॉफ्ट बनी रहती थी। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक भाषाएं सीखी, जिसकी वजह से वह बहुत जल्द ही दूसरों की राज उगलवा लिया करती थी। कहा यह भी जाता है कि क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए बहुत यत्न करती थी और उनके 100 से भी अधिक पुरुषों के साथ संबंध थे। खैर, दुनिया चाहे उनके बारे में कुछ भी कहे, परंतु एक महिला के तौर पर इतना लंबा संघर्ष और साम्राज्य वापस पाने, लंबे समय तक बनाए रखने के इस जद्दोजहद में उन्होंने महिला के तौर पर काफ़ी संघर्ष किया और यह उनकी कुशल नीति और चालाकी का ही परिणाम है कि फ़ैरो वंश की और मिस्र की वह पहली और आखिरी महिला शासक थी जिन्होंने 21 साल तक राज किया और अपने गुणों और खूबसूरती की वजह से वो आज भी ज़्यादातर महिलाओं के दिलों पर राज करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर नैरो पॉइंट को मुफ्त में सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी ही वीडियोस को दूसरों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी हो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिख भेजें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।